नमस्कार दोस्तों, मैं संदीप पुनः आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, हिंदी के आज के टॉपिक में हम लोग अव्यय को पढ़ेंगे और ये अव्यय मतलब अविकारी शब्द को पढ़ेंगे। अविकारी यानी अव्यय के भेद कितने हैं उनको पढ़ेंगे। क्रिया विशेषण, अव्यय, संबंध बोधक अव्यय। तो क्रिया विशेषण के भी 4 भेद होते हैं दोस्तों, उनको हम लोग ट्रिक के माध्यम से कि किन किन शब्दों को हम अगर याद कर लें, थोड़ा सा उसको समझ लें और वो शब्द किस वाक्य में आएंगे कि वह क्रिया विशेषण अव्यय का ही भेद होगा, उसके बारे में पढ़ेंगे। और हम लोग उसके बाद निपात के बारे में पढ़ेंगे। दोस्तों, आपने अगर केयर किया होगा हमारे वीडियो के बारे में तो एक चीज आपको समझ में आ गई कि मैं बहुत ज्यादा बहकावा या बहुत ज्यादा इधर उधर की बात करने की अपेक्षा मैं सीधे अपने टॉपिक पे आता हूं। अव्यय एक ऐसा टॉपिक है दोस्तों कि साथियों, एक प्रश्न तो जरूर आता है, इसको आप लोग इग्नोर न करिएगा, अन्यथा में न लीजिएगा। आइए अव्यय को बड़े सूक्ष्मता के साथ पढ़ते हैं। मैं विश्वास दिलाता हूं कि आपको अव्यय से कोई समस्या आज के बाद नहीं होगी। आपने पढ़ा तो बहुत लोगों से होगा, लेकिन एक बार आप इस पे आइए, फोकस करिए, देखिए, फिर लाभ आपको आगे चलकर जरूर मिलेगा। तब आप कहेंगे कि हाँ, हमने कुछ पढ़ा है दोस्तों, हमने कुछ पढ़ा है। ठीक है दोस्तों, आइए देखते हैं अव्यय। कलर डाउन चल रहा है, चलिए इसी को ले लेते हैं। ठीक है दोस्तों, अव्यय या विकारी शब्द जिसका अर्थ होता है व्यय न हो। अव्यय का क्या अर्थ होता है दोस्तों? अव्यय का अर्थ होता है जिसका व्यय न हो। परिभाषा, अव्यय वे शब्द होते हैं जिसमें लिंग, ध्यान रखिएगा, वचन, काल, पुरुष, लिंग, वचन, काल, पुरुष के आधार पर कोई परिवर्तन नहीं होता, यानी कोई व्यय नहीं होता, उसे क्या कहते हैं? अव्यय कहते हैं। कोई परिवर्तन न हो यानी कोई व्यय न हो, उसे क्या कहते हैं? अव्यय कहते हैं। जैसे मोहन तेज दौड़ता है। अब मोहन क्या है भाई? मोहन यहां दौड़ता है, लेकिन कहा गया वो तेज दौड़ता है, तो यहां तेज शब्द क्या है? अव्यय शब्द है, अविकारी शब्द है। ठीक है, इसको हटा दीजिए तो मोहन दौड़ता है, बात सेम है, लेकिन वो तेज और कम की बात यहां हो जाती है। वही क्या है? अव्यय है, जिसे व्यय न किया जा सके या जो व्यय न हो वो अव्यय कहलाता है। अव्यय की भेद की बात करें दोस्तों, तो अव्यय के मुख्यतः 4 भेद होते हैं दोस्तों, लेकिन सामान्यतः एक 5वां भेद भी है साथियों, जिसको हम लोग क्या मानते हैं? निपात। निपात, तो निपात के बारे में भी हम लोग पढ़ेंगे। आपके ये यूपीपी, यूपीएसआई, टेट, सीटेट सभी परीक्षाओं के लिए यहां से प्रश्न बनते हैं हिंदी में, तो थोड़ा सा ध्यान दीजिए। एक मिनट दोस्तों, देखिए सही देखने में लग रहा है? नहीं दोस्तों, सही तो नहीं आ रहा है। एक मिनट देखते कौन सा कलर इस पे सही ले रहा है। मुझे लगता है किसको लेना चाहिए, नहीं, येलो ही लेते हैं दोस्तों, येलो ही लेते हैं। ठीक है, तो मुख्यतः देखिए, क्रिया विशेषण अव्यय, संबंधवाचक अव्यय, समुच्चय बोधक अव्यय और विस्मयादि बोधक अव्यय। और 5वां अव्यय कौन सा है दोस्तों? निपात है, ध्यान रखिएगा। अब इन पांचों को तो हम पढ़ेंगे, लेकिन पांचों में सबसे पहले हम लोग क्रिया विशेषण अव्यय के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले क्रिया विशेषण। क्रिया विशेषण अव्यय क्या है दोस्तों? बहुत आसान है, जिसमें क्रिया भी हो और विशेषण भी हो। जिसमें क्रिया शब्द भी हो और क्या हो? विशेषण भी हो, उसे हम क्या कहते हैं? क्रिया विशेषण अव्यय कहते हैं। बहुत आसान सा है, इसमें कोई दिक्कत नहीं। जो शब्द क्रिया की किसी विशेषता को बतलाता है वह क्रिया विशेषण अव्यय कहलाता है। यानी क्रिया की विशेषता बतलाने वाला जो शब्द होगा, क्रिया की विशेषता बतलाने वाला जो शब्द होगा, वही क्या कहलाएगा? क्रिया विशेषण अव्यय कहलाएगा। क्रिया विशेषण अव्यय कहलाएगा दोस्तों। ठीक है, क्रिया विशेषण अव्यय के भी 4 प्रकार होते हैं दोस्तों, ध्यान रखिएगा। यही 4 आपके इंपॉर्टेंट है, यही से प्रश्न आपसे खूब पूछे जाते हैं कि क्रिया विशेषण अव्यय के कितने भेद हैं। तो क्रिया विशेषण अव्यय के 4 प्रकार होते हैं दोस्तों, इनके बारे में भी हम लोग पढ़ेंगे। पहले हम लोग देख लेते हैं क्रिया विशेषण अव्यय। मंजू बिल्कुल थक गई। अब थक गई, थक गई क्या है भाई? इसमें क्या है? थक। थक शब्द आपका क्या है? अव्यय है। कैसा अव्यय है भाई?
मंजू बिल्कुल थक गई। थकना जो है विशेषता बता रहा है क्रिया की, गई की विशेषता क्या है कि थक गई, इसलिए क्या हो जाएगा क्रिया विशेषण अव्यय। विशाल धीरे धीरे चल रहा है, विशाल धीरे धीरे चल रहा है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, विशाल धीरे धीरे चल रहा है, तो यहां धीरे धीरे क्या है आपका क्रिया विशेषण अव्यय। चलना, चलना इसमें क्रिया है और धीरे धीरे क्या है विशेषण है। थक इसमें क्या है विशेषण है, थक इसमें क्या है दोस्तों विशेषण है। ठीक, चलिए आगे देखते हैं। अब हम लोग पढ़ेंगे क्रिया विशेषण अव्यय के भेद। यहीं से आपका इंपॉर्टेंट बिंदु दोस्तों शुरू हो जाता है, जो कि प्रायः परीक्षाओं में पूछा जाता है और हमारे लिए समस्या का सबब बनता है। तो दोस्तों देखते हैं इसमें कालवाचक का मतलब क्या है कि ऐसा शब्द जो किसी समय का बोध कराए, काल का बोध कराए, वह क्रिया विशेषण जो क्रिया के होने का समय, यानी क्रिया तो उसमें रहे ही रहे, क्रिया तो रहेगा ही, क्रिया के साथ उसमें समय का भी बोध कराएगा। अगर समय का भी बोध कराता है तो उसे क्या कहते हैं कालवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। जैसे तुम जौनपुर कब जाओगे, जाना यहां है, लेकिन इस जाने की क्या है आपकी बता रहे हैं विशेषण में कब जाओगे, तो कब क्या है यहां पे, कब आपका समय की बात कर रहा है। समय का मतलब क्या हो गया दोस्तों काल, काल का। सोनम प्रतिदिन विद्यालय जाती है, यहां पे आपका प्रतिदिन शब्द क्या है कालवाचक है, प्रतिदिन क्या है कालवाचक है। दोस्तों ये मैंने पहचान लिख दिया है, आपको ट्रिक भी कर दिया है कि अगर ये शब्द जो मैंने लिखा है ये किसी भी वाक्य में मिलता है तो कौन सा अव्यय हो जाएगा कालवाचक क्रिया विशेषण अव्यय हो जाएगा। ठीक, तो कालवाचक क्रिया विशेषण अव्यय होगा, ये ध्यान दीजिए। कौन कौन से शब्द, आज, कल, परसों, तुरंत, कब, तत्काल, फिर, दिन भर, आजकल, लगातार, सदैव, घड़ी घड़ी, शीघ्र, जल्दी, सदा, पुनः, बार बार, नित्य, ध्यान रखिएगा सदैव और सदा दोनों आएगा शब्द, नित्य, बार बार, सतत, कभी न कभी, बहुधा। अगर ऐसे शब्द आपका जिस भी वाक्य में दिखाई दे दोस्तों, सीधे आपको समझ लेना है कि हमसे क्या पूछ रहा है कालवाचक क्रिया विशेषण अव्यय पूछ रहा है। ठीक है, इसको आप ध्यान देंगे दोस्तों। अगला हमारा स्थानवाचक क्रिया विशेषण, वह क्या है स्थानवाचक क्रिया विशेषण। स्थान का मतलब कि जहां पर स्थानों की बात की जाए वहां पे क्या होगा आपका स्थानवाचक, जो क्रिया के होने का स्थान या दिशा ज्ञात कराता है, स्थान या दिशा दोनों ज्ञात कराता है, वह स्थानवाचक क्रिया विशेषण कहलाता है दोस्तों। जैसे धर्म की सर्वत्र विजय होती है, चलिए कमेंट करके बताइए इसमें अव्यय शब्द क्या है, स्थानवाचक शब्द क्या है, तो सर्वत्र। सर्वत्र का मतलब सब जगह, सर्वत्र का क्या मतलब है सब जगह धर्म की सर्वत्र विजय होती है। इधर उधर मत देखो, अब दिशा का भी इसमें दोस्तों रहेगा, तो दिशा में क्या है आपका मत है। अब पहचान, इसका भी ट्रिक देख लीजिए दोस्तों, इसका भी ट्रिक है कि सर्वत्र, इधर उधर, आमने सामने, अंदर बाहर, ऊपर नीचे, पास दूर, यहां वहां, साथ निकट, आगे पीछे, आसपास, है ना, ऐसे सब जहां आपको दिखाई दे दोस्तों, तुरंत आपको आंख मूंद के जान लीजिए कि वो क्या पूछना चाह रहा है आपसे, स्थानवाचक। इस शब्द को देखते ही आप समझ जाइएगा कि स्थानवाचक क्रिया विशेषण है। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे देखते हैं। परिमाणवाचक, परिमाण का मतलब ही क्या होता है दोस्तों नापतोल। जहां पर परिमाण हो, देखिए परिणाम और परिमाण में अंतर होता है। नापतोल, सीधे सीधे नापतोल की बात होगी, ध्यान रखिएगा। परिमाण और परिणाम, परिणाम हमारे कार्यों का लेखा जोखा मूल्यांकन होता है, हमने क्या किया उसका क्या हमें परिणाम मिला। लेकिन परिमाण नाप तौल से है दोस्तों, कि जो क्रिया की नाप तौल या अधिकता या न्यूनता का बोध जो कराता है जो शब्द, वह कौन सा अव्यय होगा परिमाणवाचक क्रिया विशेषण होगा। जैसे कम बोलो, अब कम बोलो में क्या है कम, है ना, कम क्या है आपका परिमाणवाचक। वह आजकल ज्यादा खुश है, वह आजकल ज्यादा खुश है,
कौन ज्यादा खुश है भाई? वह खुश है, खुश होना भी चाहिए। ठीक, अब इसकी भी पहचान देख लीजिए, अधिक, केवल, इतना, उतना, ज्यादा, कम, बहुत, थोड़ा, कितना, जरा, मंद, पर्याप्त, बस, काफी। ये इतने शब्द जिस किसी वाक्य में अगर आपको दिखाई दे तो वो सीधे सीधे वह वाक्य क्या हो जाएगा दोस्तों? परिमाणवाचक। परिमाणवाचक में नाप तौल से संबंधित हो, अधिकता, कम या न्यूनता का जहां बोध कराएगा वहां आपका ये हो जाएगा। अगला है सबसे टफ जो होता है, यही होता है दोस्तों, सबसे टफ जो होता है रीतिवाचक। रीति का मतलब क्या है? कार्य करने का तरीका या ढंग या शैली। जिस वाक्य में कार्य करने का तरीका, ढंग, शैली या करने का स्वरूप दर्शाया जाए, जिन शब्दों के माध्यम से उन्हें हम रीतिवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। जैसे मैं ध्यानपूर्वक सुन रहा हूं, मैं आपकी बात ध्यानपूर्वक सुन रहा हूं, या आप मेरी बात ध्यानपूर्वक सुन रहे हैं। तो यहां ध्यानपूर्वक आपका क्या है? एक तरीका है, सुनने का तरीका है ध्यानपूर्वक, इसलिए कौन सा ये हो जाएगा? तो रीतिवाचक क्रिया विशेषण। मैं भानु के साथ तेजी से दौड़ा, दौड़ने का आपका तरीका क्या है? सलीका क्या है? तो तेज है। ठीक, अब हम इसमें पहचान देखेंगे दोस्तों। तेज, ध्यानपूर्वक, सचमुच, संभवतः, दरअसल, हां, नहीं, धीरे, अचानक, इसलिए, बेशक, अवश्य, वास्तव में, कैसे, वैसे, ठीक, शायद, जरूर, सच, यथाशक्ति, निसंदेह, या हंसकर भी अगर आ जाए, हंसकर। हंसकर उसने उत्तर दिया, हंसकर उसने उत्तर दिया, उसके उत्तर देने का जो तरीका था वो क्या था? हंसकर था। ठीक है दोस्तों, तो हंसकर भी आ जाएगा तब भी क्या हो जाएगा? वो रीतिवाचक क्रिया विशेषण होगा। चलिए नेक्स्ट, संबंध बोधक अव्यय। दोस्तों संबंध बोधक अव्यय की बात करें तो वह अव्यय जिससे संज्ञा अथवा सर्वनाम, ध्यान रखिएगा, संज्ञा अथवा सर्वनाम का संबंध वाक्य के दूसरे शब्दों से जाना जाता है। संबंध संज्ञा का दूसरे शब्दों से जाना जाता है। जैसे रमा रात भर जागती रही, तो ये रमा क्या है? इसमें संज्ञा। रात भर जागती रही, तो यहां भर जो शब्द है वो क्या है? आपका संबंध को दर्शा रहा है। भर जो है संबंध को दर्शा रहा है। वृक्ष पर पक्षी बैठे हैं, कहां पक्षी बैठे हैं दोस्तों? वृक्ष पर पक्षी बैठे हैं। इसकी पहचान की हम बात करें तो तक, भर, पर, अनुकूल, अनुसार, और के साथ, के बिना, के साथ, के बिना, के बाबत, ये शब्द जिस किसी वाक्य में लगे वो कौन सा अव्यय होगा दोस्तों? तो आपका दूसरे नंबर का अव्यय होगा संबंध बोधक अव्यय। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, समुच्चय बोधक। समुच्चय का अर्थ ही क्या होता है? जोड़ना, बॉन्डिंग। जहां पे दो शब्दों को जोड़ने का काम जो करता है जो शब्द, उसको क्या बोलते हैं? समुच्चय बोधक। समुच्चय बोधक के भी दो भेद होते हैं, एक संयोजक होता है, एक विभाजक के रूप में होता है। तो दोनों के बारे में दोस्तों हम लोग पढ़ेंगे। पहले देख लेते हैं कि समुच्चय बोधक है क्या। कि दो पदबंधों या दो वाक्यों को आपस में संयोजित, संयोजित का क्या मतलब है? जोड़ना, है ना, करने वाले अव्यय समुच्चय बोधक अव्यय कहलाते हैं। ठीक, जैसे वह चाय और कॉफी दोनों पीता है। वह भैया चाय और कॉफी दोनों पीता है, ये दोनों पीता है। चाय और कॉफी के बीच को जोड़ने का काम कौन सा शब्द कर रहा है? और, इसलिए और यहां क्या है? समुच्चय बोधक। आपसे पूछ देगा, ये पूरी पंक्ति दे देगा और पूछेगा समुच्चय बोधक शब्द की पहचान करें। तो समुच्चय बोधक शब्द की पहचान में आप क्या करेंगे? और सूरज निकला और चिड़िया चहकने लगी, फिर और, इसकी पहचान में क्या है? और, स्वयं, या, है ना, ऐसे शब्द आते हैं। अथवा, अथवा सब भी आए लेकिन उसके दूसरे भेद में आता है। आएगा तो सब समुच्चय में, लेकिन एक संयोजक में, एक वियोजक में आएगा दोस्तों, है ना, यानी व्याधिकरण में आएगा, विभाजक में आएगा। ये ध्यान दीजिएगा। समुच्चय बोधक अव्यय के भी दो भेद हैं, समानाधिकरण जिसको संयोजक कहते हैं, व्यधिकरण जिसको विभाजक कहते हैं। अब समानाधिकरण को मैंने पहले पढ़ लिया हम लोगों ने, अब व्यधिकरण पढ़ेंगे दोस्तों कि जो दो शब्दों अथवा दो वाक्यों को
जोड़ते हुए भी जोड़ने का तो कार्य कर रहे हैं, उनके अर्थों को एक दूसरे से अलग करते हैं। दो शब्दों को जोड़ते हैं और उनके अर्थों को अलग करते हैं, वह भी समुच्चय बोधक ही होगा। लेकिन कैसा समुच्चय बोधक होगा? व्यधिकरण यानी विभाजक। ठीक, इसकी पहचान में आप सीधे पहचान लिख लीजिए, यदि, दो, यद्यपि, तथापि, अथवा, कि, यानी, परंतु, लेकिन, बल्कि, है ना, ये सब ये जितने पहचान है, ये अथवा, है ना, उधर जो आपने पहले पढ़ा है, सब आपके समुच्चय बोधक के ही हैं, लेकिन इसमें एक व्यधिकरण का है और एक आपका समानाधिकरण का है। अगला है विस्मयादि बोधक अव्यय। दोस्तों, विस्मयादि बोधक अव्यय आप बहुत अच्छे से जानते हैं। विस्मय का अर्थ ही होता है आश्चर्य। जहां पर आश्चर्यचकित होकर कोई चीज बताई जाए, सुनी जाए, वो हो जाता है। लेकिन इसमें और क्या क्या आते हैं विस्मयादि बोधक में? हर्ष, शोक, व्यथा, घृणा, पीड़ा, है ना, ये सब चीजें इसमें आ जाती हैं। आदि मनोभावों को प्रकट करने वाले जो शब्द होते हैं वो विस्मयादि बोधक शब्द कहलाते हैं। जैसे अरे, हाय, ओह, है ना। विस्मयादि बोधक शब्द में भी अब हम लोग देखेंगे, विस्मयादि में आश्चर्य वाले क्या क्या है? क्या कहते हैं? क्या क्या हुआ? अरे, अरे, है ना, ये आश्चर्यचकित चीजें हैं। हर्षबोधक, वाह, मजा आ गया, आज तो बड़ा मजा है, आहा, क्या बात है, क्या बात है, क्या खूब खूब, शाबाश शाबाश, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। तो ये हर्षबोधक है दोस्तों। लेकिन जब व्यथा की बात करें, यानी पीड़ा की बात करें, हाय, उफ, हे राम, आह, हाय, उफ, हे राम। संवेदना बोधक, संवेदना बोधक, जब आप संवेदना किसी के प्रति प्रकट करते हैं तब वहां पे होता है संवेदना बोधक बोधक अव्यय की बात होती है। जैसे हाय राम, राम राम तौबा तौबा, हाय राम राम तौबा तौबा, बड़ा गलत हो गया भाई, राम 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 राम, है ना, बहुत गलत हो गया उसके साथ, बंदे के साथ। तिरस्कार बोधक में क्या होगा? तिरस्कार, जैसे कहते हैं दुर, कुत्ता उत्ता आ जाता है तो हम लोग क्या करते हैं, उसको देखते हैं, दुर दुर। तो ये दुर जो शब्द है, दुर, हट, हस, हट, हस, ओफ, धिक्कार। विस्मयादि बोधक का जो चिन्ह होता है आप लोग दोस्तों जानते ही हैं, है ना। अगला चेतावनी बोधक अव्यय, बच्चों होशियार, अरे हटो, है ना, ये सब क्या है आपके? अरे हटो, बच्चों होशियार, ये चेतावनी बोधक है। और संबंध बोधक की बात करें कि जब हम संबोधन, संबंध नहीं, संबोधन बोधक की बात करें, जब हम संबोधन करते हैं किसी को बुलाने के लिए तो क्या होता है? हे, अजी सुनते हो, है ना, रे आदि, ये आपके क्या है? संबोधन बोधक अव्यय। हम बात करते हैं दोस्तों निपात की। ये काफी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। यूपीएसआई हो, यूपीपी हो, कोई भी भर्ती हो, आपके लिए काफी यूजफुल रहेगा। निपात, वे अव्यय शब्द जो वाक्य में किसी शब्द या पद के बाद लगकर उसके अर्थ में विशेष प्रकार का बल देते हैं, बल देते हैं, ध्यान रखिएगा, विशेष प्रकार का बल देते हैं, उन्हें निपात या अवधारक या अवधारणात्मक, अवधारणात्मक शब्द कहते हैं। यानी वे अव्यय शब्द जो वाक्य में किसी शब्द या पद के बाद लगकर उसके अर्थ में विशेष प्रकार का बल देते हैं, उन्हें क्या कहते हैं? निपात कहते हैं। जैसे सोहन ने मुझे भी बुलाया है। अगर ध्यान दीजिए दोस्तों, तो यहां बी शब्द को हटा दिया जाए तो क्या होगा कि सोहन ने मुझे बुलाया है, लेकिन कहा कि नहीं भाई, सोहन ने मुझे भी बुलाया है, यह दबाव दे दिया गया, वाक्य पर बल दे दिया गया। तो भी ऐसे बहुत से शब्द हैं दोस्तों जिसको हम ट्रिक के माध्यम से देख लेंगे। क्या क्या है? जहां जिस वाक्य में आपका ही आ जाए, भी आ जाए, भर आ जाए, हाँ जी, ना जी, नहीं जी, मत, सा, सो, से, सरिस, समान, कास, है ना, आदि शब्द आते हैं, वहां भी आपका क्या होता है दोस्तों? निपात होता है, निपात होता है। हम आशा करते हैं दोस्तों कि आज का टॉपिक आपको जरूर समझ में आया होगा। प्राय यहां से परीक्षाओं में, सभी परीक्षाओं में जिसमें हिंदी पूछा जाता है, अव्यय से प्रश्न पूछे जाते हैं। तो दोस्तों वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, और शेयर और लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलिएगा अगर आप चैनल पर नए हैं तो। जय हिंद।